Morning, officers. So we are again here with a new series, and this is about the GS paper. I have already uploaded two videos: how to attempt the English question paper and the GS question paper. So now I would be continuing the GS questions. So we have to apply the two most basic tricks while solving the CDS paper. The first is that you need to have a very basic knowledge about anything. You need not to be very deep analytical while reading or studying anything related to the UPSC examination and especially the CDS exam. The second thing is that the oversight of the topics. What I want to say is that a brief knowing about the topic is more important rather than going deeper into that section. Okay, and you need to have a very basic common sense to clear this exam. I would be showing you how to apply the common sense in the real exam. Even if you don't know many of the concepts, you can clear this exam despite you have the confidence and you have the common sense in the exam. So we would see our first question, and this is about which one of the following is true regarding the greenhouse gases. Okay, and the statements are too long. The first statement says that the shorter wavelength infrared radiation from the sun can enter into the greenhouse, while the longer wavelength from the infrared radiation from the ground and plant inside the cannot pass back. So one can pass and one cannot pass. मतलब इसमें shorter pass कर सकता है but इसमें longer pass नहीं कर सकता है. दूसरा जो है उसमें कि जो shorter होता है वो enter कर सकता है and the longer wavelength radiation from the ground in the plants inside the greenhouse can also pass back. मतलब इसमें शॉर्टर भी कर सकता है और इसमें लॉन्गर भी कर सकता है, वेराज इसमें सिर्फ शॉर्टर कर रहा था, लॉन्गर नहीं कर रहा था. जो तीसरा ऑप्शन है वो हमें बताता है कि जो शॉर्टर है वो पास नहीं कर सकता है, वाइल जो लॉन्गर है कैन पास. और जो फोर्थ ऑप्शन है नो इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास थ्रू द ग्लास ऑफ द ग्रीन हाउस. अब आप इमेजिन कीजिए कि आप एग्जामिनर हैं, आपके सामने इसका आंसर है. द मोस्ट बेसिक थिंग इज कि आप ये तो नहीं ही देंगे, ये ऑप्शन में आप क्यों नहीं देंगे, बिकॉज इट्स वेरी इजी. अगर ये इतना ही ईजी होता, अगर हमने कहीं कॉन्सेप्ट ये पढ़ा होता कि कोई भी इंफ्रारेड रेडिएशन पास नहीं करता है तो ये बहुत ईजी होता, तो फिर उसको इतने लंबे ऑप्शंस बनाने की कोई ज़रूरत थी ही नहीं. बिकॉज इस क्वेश्चन को उसने टफ बनाना था, इसलिए उसने इतने बड़े बड़े ऑप्शंस बनाए हैं. तो इतना ईजी तो वो नहीं देगा, ये मैं मान के चलता हूँ कि मुझे इसके बारे में नहीं पता है कि शॉर्ट पास कर रहा है कि लॉन्ग पास कर रहा है, मुझे इसके बारे में नहीं पता है, बट मुझे एटलीस्ट इतना पता है कि ये नहीं हो सकता. आप सी पे आइए. द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन नॉट एंटर वाइल द लॉन्गर पास कर सकता है. ओके, वाइल आप इन दोनों में जाइए. यूपीएससी का एक बेसिक रूल ये भी है कि वो सिमिलर ऑप्शन पे आपको कंफ्यूज करेगा, जो कि सिमिलर ऑप्शन हमें ए और बी में दिख रहे हैं. तो सी के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं एज कंपैरिजन टू ए एंड बी. आई एम नॉट सेइंग कि सी गलत होगा, बट मैं कंपैरिजन बोल रहा हूँ क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करेगा. तो दो ऑप्शन में कंफ्यूज करना चाहता है, जिसमें कि शॉर्टर कर सकता है, लॉन्गर नहीं कर सकता है. और इसमें है कि शॉर्टर भी पास कर सकता है एंड लॉन्गर कैन ऑल्सो पास. अब जब मैं एग्जामिनेशन सेंटर में होता हूँ, मैं एज एन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया होता किसी कैंडिडेट को, अगर वो इतना ही इजी होता कि शॉर्ट भी पास कर जाता और लॉन्ग भी पास कर जाता, तब तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया ना. अगर शॉर्ट भी पास कर गया, अगर लॉन्ग भी पास कर गया, या दोनों पास नहीं किए, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन था उसमें दोनों पास नहीं कर रहा था, और थर्ड में और सेकेंड वाले में क्या कर रहा है, शॉर्ट भी कर रहा है और लॉन्ग भी कर रहा है. इट्स टू ईजी. मतलब ये तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया ना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा कि शॉर्ट कर रहा होगा, लॉन्ग नहीं कर रहा होगा, ये शॉर्ट नहीं कर रहा होगा, लॉन्ग कर रहा होगा, तभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हुआ. मतलब आई वॉन्ट टू से इज दैट यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू मेक दिस क्वेश्चन एज इजी एज लाइक अगर दोनों पास कर जाती है, दोनों पास नहीं कर जाते तो बहुत ही ईजी होता. तो कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी तो है, तो हमें या तो इनमें से करना है या इनमें से करना है. तो इस पर तो मैं नहीं जाऊँगा. बचा हमारे पास ए और सी, क्योंकि सिमिलर ऑप्शंस थे इसलिए मैं ए और बी पे रिलाई कर रहा था, बट मैंने इसमें देखा शॉर्ट भी कर रहा है और लॉन्ग भी कर रहा है, तो मैं इसके पास नहीं जाऊंगा. हमारे पास बचा ए और सी. अब आपका लक डिटरमाइन करता है कि आप किस पे जाना चाहते हैं, क्योंकि अब थोड़ा सा नॉलेज फैक्टर आ गया. वॉट आई एम टेलिंग इज दैट एटलीस्ट ही वुड नॉट गो विद द ऑप्शन डी एंड सी बिकॉज दे आर वेरी बेसिक, है ना. सॉरी, विद ए एंड बी बिकॉज दे आर वेरी बेसिक नेचर. दिस इज अ पर्सपेक्टिव वाइल यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर. ओके,
क्योंकि जब आप रिस्क एपेटाइट रिस्क फैक्टर लेके चलते हैं एग्जाम में, व्हेन यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन द CDS लाइक अबव 50 और अबव 80, सो यू विल हैव टू स्कोर गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। और अगर यहाँ पे आपको आके छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, या ए में लगाइए या सी में लगाइए, ऐसे इसका आंसर ए है, बट एटलीस्ट आप 50-50 पे तो आ गए। आपके पास 25% चांसेस तो नहीं है ना आप सही होने के या गलत होने के। तो मैं आपको इस सीरीज़ के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, आप उसको छोड़िए नहीं जस्ट बिकॉज ऑप्शंस आर टू डिफ़िकल्ट। यूपीएससी एग्जामिनर कोई ना कोई हिंट आपको देता है वो, ठीक है, जैसे एक हिंट मैंने आपको इस क्वेश्चन में दिखाया। सो दैट वॉज अ वेरी शॉर्ट पर्सपेक्टिव हाउ टू लुक आउट द क्वेश्चंस बाय द यूपीएससी। ओके, अब हम दूसरे क्वेश्चन के पास जाएंगे। सो नाउ हेयर वी आर विद आर न्यू क्वेश्चन, दैट इज कि एक ब्लड वेसल दिए हुए हैं यहाँ पे और फंक्शन उनका दिया हुआ है, pulmonary artery, capillaries, coronary artery, pulmonary vein. I often get confused between pulmonary, coronary, all these things, and I don't remember in the exam. तो जब मैं एग्जाम में गया तो मैंने ऑप्शंस पढ़े कि उसमें ऑप्शंस क्या क्या आप देखिए। पल्मोनरी, इसमें आप फंक्शन देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, मुझे नहीं पता, कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल्स, कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, एंड कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। मतलब मैंने कभी ना कभी पढ़ा था कि वेन कुछ कैरी करता है और जो पल्मोनरी और जो कॉरोनरी होता है कुछ ऑपोजिट होता है, बट मुझे याद नहीं है एग्जाम में। ओके, बट एटलीस्ट आप ऑप्शंस को देख के इतना तो पता कर सकते हैं कि ये पल्मोनरी है, ये कैपिलरीज है, कोरोनरी है, ये पल्मोनरी वेन है। जो कैपिलरीज होता है उनका जो मेन काम होता है, उनका कनेक्शन का काम होता है, ये लीस्ट हमें पता होता है कि जो कैपिलरीज हमारे बॉडी में होती है वो वेन्स और आर्टरीज को कनेक्ट करती है। बस मुझे एग्जाम में इतना पता था। कौन क्या कैरी करता है इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा, कि पल्मोनरी आर्टरी ब्लड से यहाँ ले जाता है, या पल्मोनरी वेन यहाँ से वहाँ कुछ ना कुछ तो लेके जाता होगा। बट मुझे इतना पता था कि जो कैपिलरीज होता है वो कुछ कैरी नहीं करता है, वो सिर्फ एक कनेक्शन का मीडियम होता है, दैट डजेंट कैरी एनीथिंग। ओके, मुझे बट ये बेसिक मुझे पता था तो मैंने इसको अप्लाई किया। तो आप बी का 3 ऑप्शन देखिए क्या क्या है, जिसमें ए बचा और डी बचा, मतलब आपका ये दोनों ऑप्शन गया। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट कि आप जब ऑप्शंस को देखेंगे इसमें कैरीज है, कुछ ना कुछ ब्लड से इधर ले जा रहा है या लंग से हार्ट में ले जा रहा है, तो वो वेन्स या आर्टरीज का ही काम होगा ना। द कैपिलरी बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है, और इसमें इसमें जो दूसरा कॉलम है उसमें एक डिफरेंट चीज़ दिया हुआ कि कुछ कनेक्ट कर रहा है। तो आर्टरी वेन्स ये दोनों कनेक्शन का काम नहीं करती हैं, ये कैरिंग का काम करती हैं, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। बट मुझे याद नहीं है ये, बट मुझे इतना पता है कि कैपिलरीज कनेक्ट करता है। तो मैंने बी को 3 किया, तो मैंने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया ना। तो एटलीस्ट आई एम एट 50-50% दैट आई विल अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन नाउ, आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस क्वेश्चन। अब आप आइए इसमें देखिए, बी का 3 हो गया, तो सी का दूसरा मुझे मिल गया कि जो कॉर्नरी आर्टरी होता है वो कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल। और मुझे एक चीज़ और पता था कि कॉर्नरी और पल्मोनरी ऑपोजिट होता है ना। अगर दोनों आर्टरी आर्टरी है तो जो एक काम करता होगा उसके ऑपोजिट दूसरा काम करता होगा कोई। जैसे पल्मोनरी है, एक अगर ब्लड टू हार्ट मसल्स लेके जा रहा है, मतलब हमारी बॉडी से वापस हार्ट को लेके जा रहा है, तो जो दूसरा होगा वो लंग से हार्ट को लेते लेके आता होगा। यही दोनों काम होते हैं ना। हमने बहुत बेसिक पढ़ा हुआ है अपने एनसीईआरटी के बुक्स में कि एक लंग से हार्ट को लेके आता है और दूसरा हार्ट से बॉडी को लेके जाता है। तो जो कॉर्नरी आर्टरी है ये हमें अपने आप, इसने ये ऑप्शन नहीं बताया, हमें ये पता नहीं था, ऑप्शन ने बताया कि सी का दूसरा होगा। सी के दूसरे में लिखा हुआ है कैरीज ब्लड टू हार्ट मसल, मतलब बॉडी से वापस लेके जाता है हार्ट मसल्स के लिए। जो तो दूसरा होगा वो लेके आएगा, ऑपोजिट हुआ इसमें, है ना। तो आप देखिए पल्मोनरी आर्टरी क्या काम करेगा, कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। एक यहाँ से यहाँ लेके गया, दूसरा यहाँ से यहाँ लेके गया। ए का हमने 4 किया, हमें इसका ऑप्शन मिल गया, एंड दिस इज आवर आंसर। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब ऑप्शंस को देखेंगे इसमें ये कैरीज कैरीज कैरीज, तो ये वेन और आर्टरी का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। बट ये कनेक्शन जो है ये तो कैपिलरीज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये मोस्ट बेसिक हमारा जो रीजनिंग बोलता है कि अगर ये कनेक्शन है तो ये कैपिलरीज हो सकता है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है। तो एक हमारा ये क्वेश्चन हो गया। We are here with our next question, that is the 14th question. Which one of the following statement is not correct with regard to genetically modified organisms? Okay, ये not correct पूछा, आप देखिए इसमें ऑप्शंस देखिए। in this technique a gene from one organism is isolated and transferred to the cell of another organism.
मान लीजिए मुझे जीन जेनेटिकली मॉडिफाइड के बारे में, ये तो बहुत बहुत बेसिक चीज़ होती है कि एक का जीन दूसरे में यूज़ किया जाता है। जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जो बहुत सारे डिजीज़ में इसको यूज़ किया जाता है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए। इसमें क्या हुआ है कि इन दिस टेक्निक अ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड, एक से निकाल के दूसरे में हम लगाते हैं। मान लीजिए इसके बारे में हमें नहीं पता है ये सही है कि नहीं है, ओके, लीव इट। दिस टेक्निक हैज़ एप्लीकेशंस ओनली इन प्लांट्स। क्या लगता है आपको कि अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे बहुत सारे करंट अफेयर्स में रहता है, हम बहुत सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक में हम पढ़ते हैं, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट होता और सिर्फ अगर ये प्लांट्स में ही अप्लाई होता, सो वाई वाई कुड दिस हैव बीन सो इम्पॉर्टेंट? अगर इसके इतने यूज़ होते इसीलिए इम्पॉर्टेंट है ना। अगर ये सिर्फ प्लांट्स में ही होता, मान लीजिए कल को एक एनिमल आता है, कोई XYZ एक एनिमल है, उसमें ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म काम कर जाता है, उसमें ये जो स्टेप है वो काम कर जाता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ना। एंड UPSC इज ऑलवेज क्लियर अबाउट द ऑप्शंस। इट इज़ नेवर it is never ambiguous. Okay, the options are very clear so that there is no controversies later on when the keys are released. एक भी अगर एनिमल का हुआ, मान लीजिए एक भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का हुआ, ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा ना। तो नॉट करेक्ट है, तो फिर ये आपको नॉट करेक्ट। अब बाकी ऑप्शंस पढ़ लीजिए। जीन फ्रॉम इंसेक्ट मे स्प्रेड फ्रॉम क्रॉप प्लांट्स टू वाइल्ड प्लांट्स। मुझे पता नहीं इसके बारे में, बट उसने मे लिखा है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर कुछ भी, अगर एक भी कुछ ऐसा दिखता है तो हो सकता है ना, तो ये हो सकता है। टू प्रोड्यूस अ ट्रांसजेनिक एनिमल द नॉवल जीन्स आर इंसर्टेड एट अ वेरी अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें बहुत ही नॉर्मल स्टेटमेंट है, बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, इसमें गलत करने का बहुत स्कोप नहीं है एग्जामिनर के पास, है ना। अगर मान लीजिए इसको, मैं तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से सोचता हूँ कि अगर मैं एग्ज़ाम में बैठा होता तो मैं इसको कैसे अप्रोच कर रहा होता। बहुत ही सिंपल ये मेरा तरीका होता है। अगर मेरे पास डेफिनेशन है मान लीजिए इसका, तो इन दिस टेक्निक अ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म इज आइसोलेटेड, एक से निकाल के दूसरे में लगाते हैं। ये तो मान लीजिए मेरे पास डेफिनेशन है, तो इसमें मैं क्या गलती कर सकता था? इसमें तो कुछ गलती करने की कोई एम्बिग्यूटी है ही नहीं ना। बहुत ही वाइड टर्म है ये कि इसमें से एक एक में निकाल के दूसरे में लगा देते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें गलती करने की गुंजाइश नहीं है एग्जामिनर का, है ना। जीन्स फॉर इंसेक्ट रेजिस्टेंस मे स्प्रेड फ्रॉम क्रॉप, हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा इसमें सब्जेक्टिविटी है कि अगर मान लीजिए एक भी कुछ ऐसा हो गया तो सही है ये, है ना। और टू प्रोड्यूस अ ट्रांसजेनिक एनिमल द नॉवल जीन्स आर इंसर्टेड वेरी अर्ली, इसमें भी ठीक है। इसमें मैं गलती कर सकता था कि वेरी अर्ली जो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट उसमें डाल देता मैं लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, है ना। बट इसने आप देखिए क्या लिखा है, एट अ वेरी अर्ली स्टेज। अगर मान लीजिए इसको गलत करना ही होता ना तो मैं इस वर्ड को नहीं डालता, इसमें होता कि अर्ली की जगह बजाय लेटर होता, है ना, कुछ ऐसा होता। बट इसने लिखा है कि वेरी अर्ली, मतलब ये स्पेसिफिकली आपको बता रहा है ताकि कल को कुछ, मान लीजिए ये एक स्टेप है, मुझे पता है कि यहाँ पे होता है, मैं इसको लिख सकता था ना कि अर्ली स्टेज में होता है, बट मैंने लिखा कि वेरी अर्ली होता है। बिकॉज ये होता है वेरी वेरी अर्ली स्टेज में, वेरी अर्ली ये भी हो सकता है, बट ये वेरी अर्ली होता है क्योंकि मैंने अन एम्बिग्यूटी छोड़ी ही नहीं है इसमें। कल को कोई मुझे ये क्वेश्चन ना करे कि सर आपने अर्ली बोला था बट ये तो मिडल हो गया क्योंकि प्रोसेस ही इतना था। तो मैं ये सब ना करके मैं एक ऐसा जगह लाऊंगा कि मैं एक ऐसा ऑप्शन लाना चाहूँगा जिसमें गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। मैंने ओनली लगा दिया इसमें और ये गलत हो गया क्योंकि प्लांट्स के अलावा और किस में होता है। तो ऑलवेज ट्राई टू थिंक फ्रॉम एन एग्जामिनर पर्सपेक्टिव, दिस इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल इन दिस these questions. Now we are discussing the 15th question, that is, suppose due to an accident the delicate lining of the mouth and the esophagus of a person is injured. In this case, which one of the following tissues will be affected? कि कोई एक्सीडेंट के टाइम हमारा जो माउथ और जो ईसोफेगस की लाइनिंग है वो इंजर्ड हो जाती है, तो इसमें कौन सा टिश्यू अफेक्ट होगा? ऑप्शंस देखिए आप। स्मूथ मसल, क्यूबाइटल एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिएटेड मसल्स। मान लीजिए मैंने इसके बारे में नहीं पढ़ा हुआ है, मुझे नहीं पता है कि स्ट्रेटिएटेड क्या होता है, स्मूथ क्या होता है। मुझे मोस्ट बेसिक चीज़ जो पता है कि टिश्यूज़ और मसल्स में डिफरेंस तो होता है ना। अगर ईसोफेगस की लाइनिंग अगर डिस्टर्ब हो रही है, दैट इज़ नॉट मसल्स। मसल्स तो हमारे आउटर स्किन ऑफ बॉडी है, वो मसल हुआ ना। ये यहाँ तो मसल्स प्रेजेंट नहीं होंगे क्योंकि ये जो बाहर जो बॉडी की जो स्किन होती है इससे कुछ तो डिफरेंट होगा ना वो। अगर ईसोफेगस, अगर अंदर भी वही मसल होते बाहर भी वही मसल होते, तब तब तो फिर सब कुछ काम ही बिगड़ जाता ना। तो कुछ तो डिफरेंट होगा, ये मोस्ट बेसिक कॉमन सेंस हमारा कहता है। तो मसल नहीं होना चाहिए, मसल वाले ऑप्शन को मैं हटा दूंगा। स्ट्रेटेड मुझे नहीं पता क्या होता है।
एटलीस्ट मैं 50-50 पे तो पहुँचा ना। दैट इज़ द वे टू रीच टू 50-50, दैट कि आप इस क्वेश्चन को मत छोड़िए, इसको अटेम्प्ट कीजिए। अब क्यूबाइडल होगा, स्क्वामस होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप रिस्क फैक्टर कितना लेना चाहेंगे। ऑप्शंस का स्क्वामस है तो ये नॉलेज पे आएगा आप, बट एटलीस्ट आप 25% से 50% तो आके आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो कर सकते हैं, और चांसेस सही होने के 50% हैं। दिस इज़ वॉट आई एम टेलिंग यू कि एटलीस्ट 25 से 50% आइए और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए आप। Now we will be discussing the last question of this session, and that is the 16th one. That is, which one of the following is correct about the cell membrane? Cell membrane के बारे में कौन सा चीज़ correct है? Options देखिए आप. It is made up of glue, cellulose, पता नहीं. It is a permeable structure for all substances. Permeable structure for all substances. ये बहुत आपको वाइड टर्म नहीं लग रहा कि हर सब्सटेंस के लिए परमिएबल है? सेल मेम्ब्रेन मस्ट बी, मान लीजिए मैं एग्जामिनर हूँ, मैंने बायोलॉजी की बुक खोली, मैंने सेल मेम्ब्रेन की टॉपिक उठाया, मैंने पहली बार सेल मेम्ब्रेन पढ़ा, वो क्या होता है, उसमें लिखा हुआ था कि वो स्पेशल तभी होगा सेल मेम्ब्रेन, कुछ ना कुछ तो करता होगा ना, कि कुछ करता होगा कुछ नहीं करता होगा। अगर वो परमेबल सब कुछ के लिए सब्सटेंसेस, इसमें बहुत ज़्यादा वाइड हो गया ना कि कुछ भी, मतलब सब्सटेंस में कुछ भी ले लेंगे क्या, तो ये चीज़ तो बहुत वाइड हो गया। बट एग्जामिनर ने देखा कि उसमें उसमें लिखा हुआ था कि ये इस चीज़ के लिए परमेबल है और इस चीज़ के लिए परमेबल नहीं है, तो उसके लिए बहुत इजी हो गया ये डालना कि ये ऑल के लिए परमेबल है, क्योंकि ये गलत होगा ना, है ना। इसलिए गलत हुआ क्योंकि कुछ के लिए परमेबल होगा, कुछ के लिए परमेबल नहीं होगा। एंड ऑल सब्सटेंसेस इज़ अ वेरी वेरी वाइड टर्म, सब्सटेंसेस में तो कुछ भी आ गया ना, बट ये नहीं होगा। It is flexible and enables the cell to engulf many materials. अगेन ये मतलब बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट है, इसमें गलत होने के चांसेस कम हैं। मैं आपको आगे बताता हूँ, बिकॉज आई नो द आंसर, सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि इनको आंसर पता है तो ये ऑप्शंस को फिर एलिमिनेट कर पा रहे हैं। आप इसमें देखिए, इट डज नॉट अलाउ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यूपीएससी कभी भी नेगेटिव स्टेटमेंट देता है तो यू मस्ट बी अवेयर, आपको उस समय लगना चाहिए कि इसमें कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, तभी उसने ये डज नॉट लिखा है। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव सेंटेंस होता, बहुत सिंपल हो जाता ये, है ना। मान लीजिए मेरे सामने लिखा हुआ कि इट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन कार्बन, तो मैंने इसको नॉट अलाउ कर दिया, मैंने इसको नॉट अलाउ कर दिया, तभी जाके वो गलत होगा। वो गलत को सही करता ही इसलिए है ताकि उसको ऑप्शन वो गलत करना है। बट अब ऑप्शंस देखिए, इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज, अगेन इट्स अ फैक्चुअल स्टेटमेंट कि अगर वो किसी और चीज़ का मान लीजिए बना होता, मुझे नहीं पता किसका बना हुआ है, बट वो किसी और चीज़ का बना होता तो मेरे लिए बहुत ईजी है इसको गलत करना ना, मैं इसके बजाय इसका नाम दे दूंगा, है ना। मान लीजिए इसमें लिपिड्स है, ये लिपिड्स का बना होता है, तो मेरे लिए तो बहुत ईजी है ना, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ, मैं सेलुलोज लिख दूँ, मैं काइटिन लिख दूँ, है ना। तो ये गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक फैक्चुअल हो गया ना कि ये इसका बना होता है, सिंपल, इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ये इसका बना होता है तो मैंने चेंज करके लिख दिया ये इसका नहीं, इसका बना होता है। गलत होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए, तो मैं इसमें एक स्टेटमेंट सेट कर सकता हूँ, इट इज़ परमेबल फॉर ऑल सब्सटेंसेस, मैंने लिख दिया सब कुछ के लिए, सब्सटेंसेस मेरे लिए कुछ भी हो सकता है। इसमें तो फिर हाथी घोड़ा सब मेरे लिए सब्सटेंस होगा, तो फिर उसमें घुस नहीं जाएगा ना सेल मेम्ब्रेन में वो, तो मेरे लिए तो ये गलत हुआ। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड enables us to engulf many materials, कर सकता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है वो, फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी का कोई इसमें रेंज नहीं बताया कि यहाँ से यहाँ तक होता है फ्लेक्सिबल होता है, इतना भी हुआ तभी फ्लेक्सिबल, इतना भी हुआ तभी फ्लेक्सिबल हो जाएगा। इट डज़ नॉट अलाउ, अगेन ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्यों क्यों अलाउ नहीं करेगा वो। मान लीजिए आपने अगर बेसिक एनसीईआरटी साइंस पढ़ी होती और आपने एक बार भी सिलेबस कंप्लीट किया होता, तो आपको कहीं ना कहीं तो ये आ जाता कि यार सेल मेम्ब्रेन ये नहीं करता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट जब मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि मैंने अभी ही पढ़ा है, बट जब मैं एग्ज़ाम में बैठा हुआ था मुझे याद था कि यार मैंने कभी ये चीज़ नहीं पढ़ी हुई कि ये गैसेस के डिफ्यूज़न को अलाउ नहीं करता है, करता होगा डिफ्यूज़न को अलाउ, है ना। अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी गैस डिफ्यूज़ हो गया है तो ऑप्शन ही गलत हो गया ना, तो और एग्जामिनर अपना रिस्क लेना नहीं चाहेगा। मान लीजिए गैस डिफ्यूज़ हुई, ऑप्शन गलत, तो फिर तो बंदे बोलेंगे कि नहीं भाई डिफ्यूज़ हो रहा है तो आप इसको सही कीजिए, बट नहीं होता है वो। तो ऑप्शन इज आंसर हमारा ये है। मैं आपको इस सीरीज़ के थ्रू ये बताना चाह रहा हूँ कि
कॉमन सेंस अगर आप एग्ज़ाम में लगाते हैं तो आपको बहुत हेल्प करेगा वो कॉमन सेंस, ओके। एंड वी हैव सीन मैनी क्वेश्चंस कि कैसे कॉमन सेंस की वजह से आप प्योर रीजनिंग के बेसिस पे बहुत सारे ऑप्शंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्योर रीजनिंग, लाइक आप ये देखिए, प्लांट प्रिपेयर ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ, प्लांट प्रिपेयर करता है ग्लूकोज किस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में। अगर रेस्पिरेशन में, अगर मान लीजिए मुझे आंसर नहीं पता है इसका, आप मोस्ट बेसिक स्टैंडर्ड चीज़ लेके चलिए कि अगर वो रेस्पिरेशन में करता तो फिर उसको फूड की क्यों ज़रूरत पड़ती, वो खुद का खाना खुद बना लेता, वो सिर्फ रेस्पायर करता, और फिर वो तो फिर प्लांट तो मरता ही नहीं ना फिर वो, है ना। फोटोसिंथेसिस, ओके। डिग्रेडेशन, अगर वो डिग्रेड करके कुछ बना ही लेता तब तो फिर सारे के सारे पौधे मर ही जाते ना फिर। कुछ ऑप्शन नहीं, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव कुछ प्रिपेयर कर रहा है और ये हट रहा है, तो ये तो नहीं होगा ना। एटलीस्ट मैं इस पे नहीं मारूंगा और रेस्पिरेशन पे नहीं मारूंगा, क्योंकि अगर रेस्पायर करके वो ग्लूकोज बनाने लगा तब तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं ना। मिनरल एब्जॉर्प्शन, ये प्रिपेयर करने की बात कर रहा है और ये एब्जॉर्व करने की बात कर रहा है। अगर आप उसको मिनरल दीजिए वो एब्जॉर्व करेगा तो ग्लूकोज को प्रिपेयर करेगा। तो ये ऑप्शन मुझे एब्सर्ड लग रहा है, ये एब्जॉर्प्शन करने के बाद प्रिपरेशन कर रहा है वो, ये प्रिपरेशन की बात कर रहा है कि एक प्रोसेस है जिसमें ये प्रिपेयर कर रहा है, ओके। एंड जो बचा हमारे पास वो फोटोसिंथेसिस बता, तो फिर ये एक ऑप्शन हो, ये हमारा आंसर होगा। So this is a very short video, and I have explained the tricks, few of the tricks in my earlier videos also, and I would be requesting you all people that to comment in the comment section what all videos you want, uh, because these are the tricks that I am telling these tricks for those people who are not very much, don't feel very much confident while solving the question, because they think that they don't have the knowledge to solve the question. But I don't think कि आपके पास सिर्फ नॉलेज ही होना चाहिए, है ना। आपके पास अगर रीजनिंग है, आपको, आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको अप्लाई कीजिए। PYQs आप जितने से ज़्यादा हो सकता है उसको सॉल्व कीजिए। आप ऑप्शंस को बनाने के, उसको देखिए क्या बोलते हैं, जिस तरीके से ऑप्शंस बनाए जाते हैं। एग्जामिनर जब होता है, मान लीजिए आप एग्जामिनर होते हैं, आपके पास एक डेफिनेशन होता, तो आप किस ऑप्शन को बनाते, आप वो देखिए। एग्जामिनर भी तो हमारे जैसा है ना, वो, उसको कुछ ऑप्शंस गलत करने, कुछ सही करने, तो वो गलत करने के चक्कर में कोई फैक्ट होगा उसको चेंज कर देगा, है ना, कुछ फैक्ट होगा उसको चेंज कर देगा, और डज हो रहा होगा तो वहाँ डज नॉट डाल देगा। ये मैं हर बार की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने आपको कुछ ऑप्शंस के थ्रू इस चीज़ को दिखाया है। सो आई विल बी टेलिंग यू गाइज मोर सच क्वेश्चन दैट कैन बी अटेम्प्टेड इन द एग्ज़ाम। एंड हाउ डू यू लाइक दिस वीडियो, आप अपना इस पर रिस्पॉन्स दीजिए। एंड whether we should continue this series, and please give your response in the comment section. And if you like this channel, please do subscribe. Thank you very much, and Jai Hind.